जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग ऑफ टू कॉयल विथ फ्लक्स लिंकेज। तो देखते हैं कि दो कॉयल्स को कपल करते हैं तो उसमें से फ्लक्स का क्या बिहेवियर होता है। और यहाँ पर फ्लक्स जब एक दूसरे से यानी एक कॉयल से दूसरे कॉयल में एसोसिएट होगा तो एक हमें को कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसको कहते हैं। और ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमें ये बताता है कि कितना मतलब हद तक एक कॉयल पर दूसरा कॉयल टाइटली है या लूजली बाउंडेड है एक दूसरे से, यानी कि फ्लक्स का क्या हालचाल है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का या सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये बताने के लिए कि किस तरीके से एक कॉयल दूसरे कॉयल से मतलब एसोसिएटेड है। तो अगर मुझे ये हेडिंग समझना है तो सबसे पहले मैं कुछ सर्किट लेता हूँ जिसे एलिमेंट्री सर्किट बोलेंगे और उसके कुछ एजम्पशन हमको लेने पड़ेंगे, उसके बिहाफ पर हम इसे हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास दो सर्किट है जिसका नाम C1 व C2 है। तो ये दो सर्किट मैं बना लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं ये सर्किट जो है इसका नाम C1 है और दूसरी एक सर्किट है जिसका नाम C2 है, ये C2 है, ठीक है। और इस सर्किट में जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, इस सर्किट में जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L2 है। और नंबर ऑफ टर्न ऑफ द फर्स्ट सर्किट इज N1 है और सेकंड सर्किट में नंबर ऑफ टर्न जो है वो N2 है, ठीक है। इतना तक आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I1 है और सेकंड सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है सपोज करते हैं कि वो कितना है I2 है, ठीक है। I1 करंट की वजह से क्या होगा कि इसमें कुछ ये एक तरीके का सोलेनॉइड हो गया। तो सोलेनॉइड है तो I1 करंट की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिससे एसोसिएटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ एरिया भर में फैल रही हैं और उस एरिया में ये हमारा सेकंड कॉइल आ रहा है तो उसमें कुछ न कुछ क्या होगा कि फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। तो दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा पहले की वजह से और पहले में जो होगा वो दूसरे की वजह से है। तो पहले में अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, तो इस I1 करंट की वजह से अभी हम थोड़ी देर के लिए इस वाले पोर्शन को भूल जाते हैं। तो I1 करंट की वजह से इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल C1। तो C1 में अगर हम देखें तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स कितना है φ1 है। तो N1 और φ1 डेफिनेशन यही तो होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 और करंट I1 हो जाएगा। और यहाँ से L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 और φ1 अपान I1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा ठीक इसी तरीके से हम इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देख सकते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देख सकते हैं। तो देखो जब इसमें I1 करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा कि I1 करंट यानी कि हमें 1820 में हॉन्स ऑरेस्टेड ने ये बताया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो सपोज कर लेते हैं कि इस I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इस सेकंड कॉइल्स के अंदर भी होके आ रही हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द फर्स्ट। तो यहाँ के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये φ2 प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड कॉइल्स में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से 1 की वजह से। तो अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर डेफिनेशन लगाएंगे यानी कि बाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाएंगे और कौन से सर्किट में लगाएंगे,
तो सर्किट में लगाएंगे इन कॉयल, ऐसे लिख लो कॉयल, इन कॉयल C2, और किसकी वजह से होगा, ड्यू टू फर्स्ट या C1 कॉयल, ऐसे लिख देते हैं कि ड्यू टू C1 कॉयल, ठीक है, C1 कॉयल। और करंट कौन सा है, करंट I1 है। याद रखना कि इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो I1 करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, और इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो I2 करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर हम डेफिनेशन जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्या होता है, यहाँ पर होगा N2, और यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, और M हो जाएगा, M चाहे आप इसको सेकंड कॉयल का है तो M2 कह दो, बाद में इसको हम ये मानकर चलेंगे कि आइडियल है तो M1 M2 हमें सेम ही करना पड़ेगा, और इनटू क्या हो जाएगा, I1 करंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 करंट हो जाएगा। अब आप ध्यान से, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन मालूम है तब आप ये कर पाओगे कि इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द I1 करंट, वो इसका फ्लक्स और इसका नंबर ऑफ टर्न, और इस वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 और M2, ये होता है इसका बेसिक फंडा, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मालूम हो जाएगा, यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा M2 इज इक्वल टू, बेटे मालूम हो जाएगा N2 ∅21 अपॉन I1 मालूम हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। देखो इस सर्किट को मैं एक बार, अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर करंट फ्लो कराया, इस करंट की वजह से हमने सेल्फ इंडक्टेंस से देखा, और इस वाले कॉयल में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस से देखा। ठीक इसी का उल्टा भी तो देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि अपने पास दो सर्किट है, अपने पास दो सर्किट है, और अब की बार I2 करंट की वजह से C2 और C1, और इसमें देख लेते हैं कि I2 करंट की वजह से इसमें कितना होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि I2 करंट की वजह से इसमें सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और इसमें जो फ्लक्स है वो ∅2 है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो N2 है। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से देखो जरा, सेल्फ बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसमें अगर देखना है हमको तो N2 और क्या हो जाएगा ∅2 और इज इक्वल टू L I1 I2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, N2 ∅2 अपॉन I2 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि I2 करंट इस सर्किट में फ्लो होएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। और अगर सपोज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा ये C1 कॉयल रखा हुआ है, तो इसमें भी कुछ म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक कॉइल्स की वजह से दूसरे कॉयल में जब म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होता है तो उसमें भी एक EMF इंड्यूस्ड हो ही जाता है। तो अगर मैं बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन देखें, बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन देखें, म्यूचुअल इंडक्शन देखें, अगर म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं तो देखो यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि 2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 में प्रोड्यूस हो रहा है, 2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1 नंबर ऑफ टर्न है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, N1 और 1 2 इज इक्वल टू M, देखो यहाँ ध्यान देना, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 2 और इनटू करंट I2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो ध्यान से, हमने क्या किया था, चाहो देखो यहाँ पर भी हम चाहते तो 2 1 लिख सकते थे, यहाँ पर भी हम 2 1 लिख देते हैं, 2 1 लिख देते हैं, तो आपको क्लियर रहेगा, ये बात क्लियर रहेगा कि कहाँ का। देखो M1 2 का मतलब है क्या चीज़, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट या 1 ड्यू टू सेकंड, ये हम कहना चाह रहे हैं। और
यहाँ से देखो M21 का मतलब क्या है, M21 का मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और M12 इज इक्वल टू N1512 अपान I2, इससे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 4 मान लो। अब बेटे मैं एक चीज़ कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि जो M12 है वो M21 जो है वो दोनों सेम है। सेम क्यों है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि फ्लक्स का लीकेज जो है वो 0 है। देयर आर नो फ्लक्स लीकेज, कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं हुआ। अगर इधर से 100 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो इधर भी 100 आ गया, और इधर से 100 फ्लक्स लीकेज हुआ तो प्रोड्यूस हुआ तो 100 इधर भी आ गया, यानी कि देयर आर नो फ्लक्स लीकेज। और फिर एक थ्योरम भी आप जानते हो जिसको हमने इससे पहले के लेक्चर में करवाया था, और वहाँ पर उसका नाम क्या था, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसमें हमने बताया था कि M12 M21 के बराबर हैं। इट मीन्स हम इस वाले इक्वेशन को जो यहाँ पर ये है इसको m के इक्वल लिख सकते हैं, और इस वाले इक्वेशन में इसको भी m के इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम से m इज इक्वल टू, यानी कि M12 इज इक्वल टू, देखो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से N2521, देखो N2521 अपान I1, ये लिख सकते हैं। देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने उठा के वहाँ लिख दी है, ठीक है। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या आया है, देखो m इज इक्वल टू M12, ये तो गड़बड़ हो गया, 12 दोनों कैसे हो गया, ये M21 है, M21 है ना बेटा, ये M21 है, ठीक है। और ये इज इक्वल टू, देखो ये क्या आया है, N1512 अपान I2, ये दोनों इक्वेशन नंबर, ये शायद सेकंड था, ये इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, तो N2521 अपान I1 और N1512 अपान I2, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। दिस इक्वेशन विल बिकम्स M² बन जाएगा। और यहाँ से देखो एक चीज़ और आप करना होगा, आपको ये करना होगा, phi1 phi2 से मल्टीप्लाई करो, phi1 phi2 से डिवाइड कर लो। इसको हम थोड़ा सा अभी आपको बताएंगे कि क्या हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखो कि N2 क्या बन जाएगा, N2 और phi1 ये ले लो, और I1 ले लो आप यहाँ से, और यहाँ से N1 और यहाँ से phi2 ले लो, इसको phi2 ले लो, ठीक है। N1 phi1, देखो ये हमने क्या किया, N2 लिया और phi2 ले लिया, N1 लिया और phi1 ले लिया, और अपान I2 को एज इट इज रखा। देखो यहाँ से क्या बच रहा है, phi21 बच रहा है, और क्या बच रहा है, phi12 बच रहा है। इसके अपॉन में क्या करना है, phi2 कर लेना है, इसके अपॉन में कर लेना है phi1, ठीक है। यहाँ पर phi1 कर लेना है, यहाँ पर phi2 कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। अभी बताता हूँ कि क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये कुछ कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ध्यान से देखते हैं, ये N1 phi1 और I2, N1 phi1 और I2, देखो ये N1 phi1 अपॉन I1, ये गड़बड़ हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या करो, इसको 2 कर लो और इसको 1 कर लो, बस काम बन गया ना। अरे भाई देखो N1 और I1, या ऐसे कर लो और phi1 कर लो, कर लिया हमने, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और N2 phi2 अपान I2, ये इक्वेशन नंबर देखो क्या बन गया, N2 phi2 अपान I2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन किसके इक्वल है, L1 के इक्वल है। और इस वाले इक्वेशन को देखो ज़रा, ये इक्वेशन को हम L2 नाम नहीं दिए थे क्या, L2 नाम दे दो भाई, इसको L2 दे दो। तो ये इक्वेशन L2 के बराबर आ गया, और ये इक्वेशन L1 के बराबर आ गया। अब बात यहाँ पर फंस रही है, इसी को तो हमें बताना है आपको डिटेल में, क्योंकि हमने हेडिंग ही रखी है, देखो यहाँ पर हेडिंग ही रखी है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को थोड़ा सा समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक सर्किट है अपने पास,
और इस पर एक सर्किट ऐसे है। तो एक सर्किट से जितना भी फ्लक्स इंड्यूस्ड होएगा दूसरे से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% फ्लक्स दूसरे से होकर जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक सर्किट ऐसे है और एक सर्किट ऐसे है, तो अब यहाँ पर जितना भी फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें से पूरा का पूरा होकर जाए, लेकिन कुछ तो होकर जाएगा। लेकिन पहले से इस वाले केस से फ्लक्स अब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे कोई एक सर्किट है और अब ऐसे कोई एक सर्किट हो गया, तो पहले से और कम फ्लक्स इसमें से इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ गया। अब थोड़ा सा चौथा केस देखते हैं, फोर्थ केस, कि हमारे पास एक सर्किट ऐसे है और एक सर्किट अब ऐसे है, ऊपर को ऐसे चला गया इस सर्किट से। अब यहाँ पर जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होएगा वो इसमें क्या होगा? जाएगा ही नहीं। मतलब यहाँ तो मोस्ट था फ्लक्स का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर लगभग जीरो हो गया। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक कॉयल दूसरे कॉयल से कितना कपल्ड है, क्योंकि यहाँ कपलिंग ज़्यादा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ का और कम, यहाँ और कम, तो बहुत कम कपलिंग हो गया तो जीरो हो गया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या हो सकता है मिनिमम, तो आप बोलोगे जीरो। मतलब कम, बहुत कम हो सकता है, तो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जितना 100% यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं कि वो φ1 प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में कितना प्रोड्यूस जा रहा है, और जिसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉयल, और जिससे होकर एसोसिएट होकर जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉयल। तो सेकेंडरी कॉयल को में हम जो फ्लक्स होता है वो ऐसे लिखते हैं कि फ्लक्स ऑफ द सेकेंड कॉयल विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉयल। तो ये मेजर करने का जो तरीका होता है, उस तरीके में एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, और उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये के जो होता है वो बताता है कि सेकेंडरी कॉयल में कितना फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी कॉयल। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं कि मान लो कि ये अपने पास एक कॉयल है और ये प्राइमरी कॉयल है। तो इसमें से फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो φ1, और इसमें I1 करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। और ये हमारा सेकेंडरी कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है, इसमें इससे एसोसिएटेड फ्लक्स के चेंज होने से कुछ फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाएगा या EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, और मान लेते हैं कि दूसरे में इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू द फर्स्ट। तो ये मेरा सेकेंडरी कॉयल हो गया। तो इस कॉयल्स के साथ ये कॉयल यानी कि C1 के साथ C2 कितना कपल्ड है, इसको मेजर करने के लिए एक टर्म बनाया गया जिसे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा जाता है। और ये होता है कि सेकेंडरी कॉयल में कितना फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ और जिसमें करंट चेंज किया गया है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि प्राइमरी कॉयल। सेकेंडरी कॉयल में हम ये कह रहे हैं कि इतना फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ यानी कि 2-1, और प्राइमरी कॉयल में जो फ्लक्स इंड्यूस्ड किया गया, फ्लक्स चेंज हुआ था वो कितना है? φ1। तो ये होता है। इसी का जस्ट उल्टा समझो कि सेकंड वाले कॉयल में I2 करंट की वजह से मान लो कि φ1 फ्लक्स बना, यानी कि अब ये प्राइमरी कॉयल हो गया, और सेकेंडरी कॉयल में मान लेते हैं कि इस I2 करंट की वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ वो φ2 हुआ। अब ये हमारा हो गया सेकेंडरी कॉयल। तो अब ये इस सर्किट से ये कितना कपल्ड है इसके मेजरमेंट के लिए ये के होता है, और सेकेंडरी कॉयल में जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ वो मान लेते हैं φ2 और φ1 यानी कि प्राइमरी का ये फ्लक्स। तो इसको हम मेजर करते हैं। मतलब पहला सर्किट देखो, यहाँ पर पहला सर्किट दूसरे से कितना कपल्ड है या दूसरा सर्किट पहले से कितना कपल्ड है, इसके मेजरमेंट के लिए हम फ्लक्स का मेजरमेंट करते हैं। और हम पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा और दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले के फ्लक्स का जब हम रेशियो निकालते हैं तो एक हमें वैल्यू मिलती है जो कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाती है। जो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है। उसकी वैल्यू के होती है, यानी कि के का फॉर्मूला क्या होता है? φ सेकेंडरी अपॉन φ प्राइमरी इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि φ21 अपॉन φ1 इज इक्वल टू φ12 अपॉन φ1। ठीक है, आप ये φ1 नहीं, ये तो φ2 होगा ना, ये φ2 होगा, ये φ2 होगा। ठीक बेटा, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये ध्यान से होगा आपको, ये अगर पता है आपको कि ये पता है तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो φ2 अपॉन φ1, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू, ये φ2 अपॉन φ1, φ21 अपॉन φ1, ये बन जाएगा। हमको क्या मिल गया? हमको ये के मिल गया, और ये भी तो वैल्यू के की ही है। तो हमको क्या मिल रहा है बेटे? यहाँ से हमको मिल रहा है
एम स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2 इंटू के स्क्वायर, और के स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन L1 L2। अब इस स्टेप को हम यहाँ पर आके देखते हैं कि के एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाओ, एम स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2 के स्क्वायर, और के स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन L1 L2, और के इज इक्वल टू अंडर रूट एम अपॉन L1 L2, और के इज इक्वल टू एम स्क्वायर होगा एम अपान कितना हो जाएगा, अंडर रूट K1 K2। ये हमको क्या मिल गया, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिल गया। यही है कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ये कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। अब ध्यान से देखना, अगर हम कहें यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम कहें कि ये बहुत टाइटली एक दूसरे से कपल्ड हैं, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि टाइटली है, बहुत स्ट्रांगली टाइट बाउंडेड हैं ये, और यहाँ बहुत लूजली हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लूजली कपल्ड हैं तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर हम टाइटली कह रहे हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ सर्किट में याद रखना, सर्किट में के की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से तो छोटी या बराबर होगी, लेकिन 0 से छोटी या बड़ी हो जाएगी, 0 की से बड़ी या बराबर रहेगी। लेकिन एक के की वैल्यू 1 कब होगी, तो ये टाइटली के लिए, टाइटली कपल्ड के लिए या कपलिंग के लिए, और के की वैल्यू 0 कब होगी, लूजली कपलिंग के लिए। ये बात भी आप याद रखना। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के बेसिस पर, बहुत ज़्यादा वैसे हम नहीं कह सकते हैं। और ये हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको, अरे ये गड़बड़ हो गया है, ये L1 और L2 रहेगा, यहाँ K1 K2 लिख दिया था, L1 और L2 रहेगा। ठीक है, देख लो एक बार, मैथमेटिकली कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये L1 और L2 रहेगा। ठीक, तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड पर डिस्कस करने वाले हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।